जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एच एंड की जीके चैनल पर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना हौसला बनाए रखिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ अपने लिए तो कुछ अपनों के लिए। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 2 में अब तक हम 57 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 58 से हम चर्चा करेंगे। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। आइए हम और आप मिलकर हिंदी वर्णमाला की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 58, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? देखिए, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा? वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या फिर वर्ण या फिर अक्षर, ठीक है। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 62, इसको नोट करते चलिए, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न हैं इनको नोट करते चलिए और बहुत तेजी से दौड़ाने की कोशिश ना करें, चीजों को समझने का प्रयास करें, ठीक है ना, ताकि परीक्षा में गलती ना हो, ठीक। अब बताइए वर्णमाला, प्रश्न नंबर 62 देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, परिभाषा इसकी क्या होगी? देखिए, किसी भी भाषा के, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो या चाइनीज वर्ड हो, ठीक है ना, या फ्रेंच वर्ड हो, किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, वर्णमाला यानी वर्णों का माला, और माला किस क्रम में होता है? यानी व्यवस्थित क्रम में होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा इसका उत्तर? वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 60, भाषा निर्माण की इकाई है, यानी किसके द्वारा भाषा का निर्माण होता है? वो कौन कौन सी इकाइयां हैं जिसके द्वारा भाषा का निर्माण होता है? किन किन शब्दों से मिलकर के किस भाषा का निर्माण होता है? तो देखिए, भाषा का जो निर्माण होता है वो ध्वनि से होता है। किससे? ध्वनि, ध्वनि के अलावा शब्द, और शब्द के अलावा पद, पद के अलावा वाक्य। तो ये होता है, इनसे भाषा का निर्माण होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 61, ला किस प्रकार का ध्वनि है? जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में ला किस प्रकार का वर्ण है? ये पार्श्विक वर्ण। कैसा वर्ण है? पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए उसे कहते हैं पार्श्विक वर्ण। बोल के देखिएगा, ला, जब ला बोलते हैं तो हवा जीभ के बगल से निकलती है, इसको फील करिए आप, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 62 देखिएगा, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि आपने खूब जम के तैयारी किया है। तो जम के तैयारी किया तो इन सभी प्रश्नों के जवाब दीजिए, ठीक है ना, और इनको नोट करते चलिए। आगत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर की पहचान क्या है? देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं ये, जैसे आगत स्वर है ये वाला, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? आगत चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब हम लिखते हैं आंख तो इसमें आगत चिन्ह का प्रयोग नहीं है, ये है अनुनासिक। इसको क्या बोलते हैं? इसको अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे हम रॉकेट लिखते हैं तो रॉकेट में किसका प्रयोग करते हैं? आगत का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया आगत चिन्ह, ठीक। प्रश्न नंबर 63, स्वर यंत्रीय वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, स्वर यंत्रीय वर्ण किसे कहते हैं? यानी जो कंठ के भीतर से बोला जाता है, वो कौन सा ऐसा वर्ण है? तो इसके अंतर्गत आएगा हा। हा को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्रीय वर्ण, यानी कंठ के भीतर यानी गले के भीतर से इस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 64 देखिएगा, नासिक व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से व्यंजन नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत आएंगे आपके नासिक व्यंजन में ये है ना,
या यानी नाक से बोले जाने वाले, या फिर उसके बाद में ना, फिर उसके बाद में आधा माँ, इसको हलंत लगा हुआ है, आधा आधा इसका मतलब है। तो इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। नहीं यकीन आता है तो उसको आप नाक से बोल करके देख लीजिए, बस नाक आपका साफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नहीं साफ है तब भी, लिक्विड फॉर्म में या ठोस पदार्थ है तब भी आप बोल के देखिएगा, ये नाक से ही इसका उच्चारण होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65, नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो नवीन विकसित जो ध्वनियां हैं वो इसके अंतर्गत आएगा खा के नीचे नुक्ता, गा के नीचे नुक्ता, ठीक है ना। ये नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं, जैसे अरबी फारसी की जो ध्वनियां हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 66, दिल्ली शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है? उत्तर आपकी तरफ से आ जाना चाहिए। दिल्ली जो शब्द है इसमें किस व्यंजन का प्रयोग किया गया है? तो इसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। किसका? द्वित्व व्यंजन, ठीक है ना। ये देखिए आधा ला है और फिर पूरा ला है, जैसे पक्का है, सच्चा है, कच्चा है, बच्चा है, तो इन शब्दों में किसका प्रयोग किया गया है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन की पहचान है कि एक आधा ला हो, एक पूरा ला हो, मतलब सेम वर्ड हो, आधा चाहो फिर पूरा चाहो, आधा का हो फिर पूरा का हो, इस टाइप का, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 67, प्यास आधा पा है और या है, यानी ये आधा पा अलग है और या अलग है, दोनों सेम वर्ड नहीं, जैसे आधा ला और पूरा ला है, ऐसे सेम वर्ड नहीं है, मतलब दोनों वर्ड अलग अलग है, एक आधा है, पूरा है। अरे प्यास नहीं समझ में आ रहा ना, तो प्यार तो समझ में आ ही रहा होगा। प्यार जो शब्द है आधा पा और या से मिलकर के बना, यानी दोनों डिफरेंट वर्ड है। तो प्यास शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर भी ऐसे सवाल पूछा था, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। संयुक्त व्यंजन में एक आधा होता है, एक पूरा होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। और द्वैत व्यंजन में दोनों सेम होते हैं, एक आधा होता है, एक पूरा होता है, लेकिन दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। शायद समझ पा रहे होंगे हमारी बात को, ठीक है ना। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो समझने का प्रयास करो। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे ना तब तक सीख नहीं पाओगे। अगर आप नहीं प्रयास करते हो, ब्रह्मा जी भी उतर आए आपको सिखाने के लिए, तब भी आप नहीं सीख पाओगे। थोड़ा सा प्रयास करो, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 68, ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है ना। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो जो चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं वो किन्हीं दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। इसमें पूछ रहा है ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है? तो आधा जा प्लस या, आधा जा और या मिलकर के क्या बना है? ज्ञा, ठीक है ना। अब अगर पूछ गया छात्र ज्ञा, है ना, छा आधा का और सा, इस तरीके से आधा का और ये जो पेटचिरवा सा है इनसे मिलकर बनेगा छा, है ना। आधा ता और ये रा मिलकर के बनेगा त्रा, छात्र ज्ञा। और जो सा होता है ये वाला सा, ठीक है ना, ये वाला सा छात्र ज्ञा, ठीक। और इस तरीके से एक होता है सरा, सरा ऐसे बनेगा, आधा सा और ये रा मिलकर के क्या बनेगा? सरा, ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको समझना है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न नंबर 69, आमानक। आमानक जो मानक के विपरीत हो, आमानक वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो आमानक वर्ण देखिए क्या है, ये देखिएगा, इसमें ये लग गया, ये आमानक वर्ण है, इसको वर्णों के अंतर्गत नहीं माना जाता। अगर ऐसा कोई लिखता है तो वो गलत है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 70, का के नीचे नुक्ता, गा के नीचे नुक्ता, जा के नीचे नुक्ता, फा के नीचे नुक्ता, का गा जा फा, ये जो ध्वनियां हैं ये किस भाषा की ध्वनियां हैं? तो ये हो जाएंगी अरबी फारसी, अरबी फारसी ध्वनियां है, ठीक है ना। देखिए जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में 85% भाषा भारतीय है और जो 15% भाषा है वो विदेशी भाषा है। और विदेशी भाषाओं में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, तेलुगु, है ना, फ्रेंच, इसके अलावा चाइनीज, जापानीज, तो ऐसे शब्द मिलकर के कुल मिला के 15% वो है, 85% भारतीय भाषा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 71, प्रश्न नंबर 71, ओ आओ का उच्चारण स्थान बताना है। तो ओ और आओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ओष्ठ, ठीक है ना, कंठ और ओष्ठ।
कंठ और ओष्ठ से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। प्रश्न नंबर 72, स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? जो स्वर ध्वनियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ह्रस्व स्वर, और एक होती है दीर्घ स्वर, और एक होती है प्लुत स्वर, है ना। तो ये हो गई स्वर ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। चलिए वो कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 की। री का उच्चारण स्थान बताइए। जो री है इसका उच्चारण कहां से किया जाता है? इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। कहां से? मूर्धा। अब मूर्धा कहां होता है इसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जीभ की जो आगे वाली पॉइंट है अगर ऊपर लड़े तो वही समझ लीजिएगा मूर्धा है। बोलिए री, तो जीभ का जो अगला पॉइंट है ऊपर लड़ रहा है। मेरा तो लड़ रहा है, आपका लड़ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। आप प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए खूब। प्रश्न नंबर 74 देखिएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? सवाल सेम है। भाषा की लघुत्तम या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेम वही है, ध्वनि। ध्वनि कह लीजिए, ध्वनि नहीं ध्वनि, या वर्ण कह लीजिए, और या कह लीजिए अक्षर, या कुछ भी ना कहिए तब भी भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी? वो ध्वनि, वर्ण और अक्षर ही होगी। चलिए प्रश्न नंबर 75, हास्य स्वर को क्या कहते हैं? यानी हास्य स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए, तो हास्य स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। मूल स्वर भी कहते हैं। हास्य स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर का जो संख्या माना गया वो कितना? 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, री, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 76 देखिएगा। छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान बताइए। इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। कंठ बोले तो गला, और ना बोले तो तब भी गला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, छोटी ई बड़ी ई, ये बताओ छोटा आ से क्या होता है? छोटा वाला अनार, और बड़ा आ से बड़ा वाला अनार। छोटी ई से छोटी वाली इमली, और बड़ी ई से बड़ी वाली इमली। छोटा ऊ से क्या होगा? छोटा वाला उल्लू होगा, और बड़ा ऊ से क्या होगा? बड़ा वाला उल्लू। अब अपने आप को मत देखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा नया करते रहिए, तभी कुछ चीजें समझ में आएंगी। चलिए ये समझ में आ गया। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको बोलते समय मुंह उल्लू की तरह हो जाता है? कोई बता सकता है? इस वर्णमाला में बड़ा ओ एक ऐसा वर्ण है जिसको बोलते समय मुंह उल्लू की तरह हो जाता है। नहीं यकीन आ रहा तो शीशे के सामने आप बड़ा ऊ बोलिए, और बड़ा ऊ जब आप बोलेंगे तो मुंह आपका सेम उल्लू की तरह हो जाएगा। ना यकीन आए तो शीशे में देख लेना, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, मजाक भी हो गया। 77, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। अब तालु कहाँ है ये भी बताना पड़ेगा। ये वाला तालु नहीं, सिर के ऊपर वाला, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान है तालु। जीभ जाकर के तालु से टकराती है। छोटी ई बड़ी ई, बोल के देखिए। बिल्कुल सही आपने चेक किया। विश्वास सही नहीं है ना हमारे ऊपर ना इनके ऊपर, तो ठीक है चेक कर लीजिए एक बार। छोटा ओ और बड़ा ओ का उच्चारण स्थान बताइए। छोटा ओ और बड़ा ओ का अच्छा उच्चारण स्थान है ओष्ठ। लिखते रहिए, है ना, नोट करते रहिए 3 वाले पेन से, ठीक। 3 वाले पेन से 15 रुपए में जो 500 पेज आता है उसी पे नोट करते रहिए, ठीक है ना। हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए कम से कम खर्च करते हैं। पेन खरीदने जाएंगे तो 3 रुपए वाला, कॉपी खरीदेंगे तो सबसे खराब पेज वाला जो खदरावा पेज होता है उसको खरीद के लाते हैं। अरे कम से कम अपने बुद्धि बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्ट करते रहिए। अच्छे पेन खरीदिए, अच्छी कॉपी खरीदिए, ठीक है ना। चलिए, मेरा कहने का यही मतलब था कि मतलब थोड़ा सा अपने बुद्धि के लिए भी इन्वेस्ट करिए। प्रश्न नंबर 79, ए आय का उच्चारण स्थान बताना है। ए आय का उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु। ए और आय का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु। इन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से किया जाता है, ठीक है ना। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 80,
रा, ला, शा का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसका उच्चारण स्थान है वर्ड्स। वर्ड्स किसे कहते हैं? दांत का जो निचला हिस्सा है वहां से जीभ जाकर के टकराती है। रा बोलिए आप, रा, ला, शा। तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांत के निचले हिस्से से टकराती है। इसी को कहते हैं दंत मूल। इनका उच्चारण दंत मूल से भी किया जाता है। इसी को कहते हैं मसूड़ा। जीभ जाकर के मसूड़े से टकराती है इन वर्णों का उच्चारण करते समय। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 81 देखिएगा। सघोष वर्ण और अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? कौन सा हिंदी वर्णमाला में वर्ण है जो सघोष भी है और अल्प प्राण भी है? तो वो है रा, ला और वा। ठीक है ना। सघोष किसे कहते हैं? सघोष वर्ण उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग किया जाता है, नासिक का प्रयोग किया जाता है। और अल्प प्राण उसे कहते हैं जिसमें मुख से कम वायु निकले। आयु नहीं, कम से कम वायु निकले, कम से कम हवा निकले। यानी अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। रा, ला, वा जो सिंगल वर्ण होते हैं, जो छोटे मात्रा वाले वर्ण होते हैं, वो आ जाएंगे आपके अल्प प्राण में। और जो बड़ा वाले मात्रा वाले होते हैं वो जाएंगे आपके महाप्राण में। जैसे छोटा आ है तो अल्प प्राण होगा, बड़ा आ है तो महाप्राण में आ जाएगा, का है तो अल्प प्राण में होगा, खा है तो महाप्राण में आ जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 देखिएगा। अघोष और महाप्राण हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो अघोष भी है और महाप्राण भी है? तो देखिएगा, ये हो गया तलब्बी सा, ये हो गया मूर्धन्य सा और ये हो गया दंती सा। ये जो वर्ण है ये अघोष और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अघोष वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक में कंपन ना हो, यानी नाक का सहारा ना लिया जाता हो। महाप्राण उसे कहते हैं जिसमें या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो ये आ जाएंगे महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 83 क्लियर है बिल्कुल। सघोष और महाप्राण हिंदी वर्णमाला में कौन से ऐसे वर्ण है जो सघोष भी है और महाप्राण भी है? सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय नाक में कंपन हो। ठीक है ना। महाप्राण किसे कहते हैं? जिसमें दुगना वायु निकलता है। ठीक है ना। तो ये हा किसके अंतर्गत आएगा? ये सघोष भी है और महाप्राण भी है। बहुत जल्दीबाजी ना करें, चीजों को समझ के करिए। बहुत जल्दीबाजी करते करते आज कैसे हैं आप, वैसे हैं, और फिर जल्दीबाजी करोगे तो फिर वैसे रह जाएंगे। इसलिए समझने का प्रयास करें। ठीक, प्रश्न नंबर 84। मूर्धन्य, सघोष और अल्प प्राण हिंदी वर्णमाला में कौन सा ऐसा वर्ण है जो मूर्धन्य भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है? तो वो हो जाएगा ये वाला वर्ण। ठीक है ना। इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वि रूप है। देखिए, इसको मिटा दिए तो ये रूप दूसरा हो गया और ये दूसरा रूप हो गया, तो इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। जैसे सड़क लिखा हुआ है तो सड़क में किस व्यंजन का प्रयोग किया गया है? द्विगुण व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो मूर्धन्य यानी जीभ का अगला पॉइंट ऊपर टकराएगा। सघोष नाक का प्रयोग किया जाता है। अल्प प्राण यानी कम से कम वायु निकलती है किसमें? ये वाला जो वर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। ये वाला वर्ण क्या क्या है? ये मूर्धन्य भी है, सघोष भी है और महाप्राण भी है। एक अल्प प्राण है, एक उत्क्षिप्त व्यंजन और एक द्विगुण व्यंजन अल्प प्राण है। तो दूसरा क्या है? महाप्राण है। ठीक है ना। दोनों सघोष हैं, दोनों मूर्धन्य हैं, लेकिन ये एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। इसको बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है और इसको बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियां। अब देखिएगा, पूरे वर्णमाला को अगर समेट के एक लाइन में याद किया जाए तो उसको कैसे याद करेंगे, आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है ना, कि पूरे वर्णमाला को एक लाइन में कैसे याद करें। ठीक, चलिए इतने में हो जाएगा। चलिए, मैंने लिखा कंता मुदो। क्या बोलना है? कंता मुदो। ठीक है ना। अगर ये याद हो गया तो यहां से आपको वर्णमाला के मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। कंता मुदो लिख दिया आपने, एक बार बोलो कंता मुद ओ, कितने बोलना है?
अब देखिएगा इसके नीचे कुछ वर्ड है उनको सेट करना है। कंता मुदो के बाद में लिखेंगे अब कचट तक, का चा टा ता पा, ठीक है ना, कटप्पा नहीं कचट तक, इसको मिला देते हैं। चलिए ठीक है। अब यहां से देखिएगा क्या समझ में आ रहा है, का उच्चारण स्थान क्या है, का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, कहां से, कंठ से, चाछा जाझा या, ठीक है ना। अब देखिएगा चा का उच्चारण स्थान क्या है, तालब, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। टाठा डाढ़ा अड़ा, ये टा लिखा हुआ है ना, तो टाठा डाढ़ा अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य, ठीक। अब देखिएगा टाथा डाढ़ा ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु हो जाएगा। अब देखिएगा पाफा बाभा मा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। यानी अगर कचट कंता मुदो अपान कचट तक याद है तो इस तरीके से आप उच्चारण भी याद कर पाएंगे। अगर ये पूछ लिया गया का वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आता है तो चा वर्ग, पा वर्ग के पहले कौन सा वर्ग है, ता वर्ग, और टा वर्ग किन दो वर्गों के बीच में है, चा वर्ग और ता वर्ग के बीच में है टा वर्ग। तो याद क्या करना है, कंता मुदो कचट तक, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे सेट कर लीजिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। अगर पूछ लिया परीक्षा में छा का उच्चारण स्थान बताइए, अब देखिएगा काखा गाघा अंगा इसके अंतर्गत नहीं आएगा, चाछा जाझा, ठीक है, चाछा जाझा या इसके अंतर्गत आएगा, इसको आप तालब पे टिक कर देंगे। चलिए परीक्षा में पूछ लिया माँ का उच्चारण स्थान बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिएगा का के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा, चाछा जाझा या इसके टाठा डाढ़ा ताथा दाधा ना, पा फा बा भा मा इसके अंतर्गत आएगा, ये आ जाएगा ओष्ठ के अंतर्गत, ठीक है ना। अगर पूछ लिया ना का उच्चारण स्थान बताइए तब क्या करेंगे, ठीक है ना, तो ता था दा धा ना इसमें आ जाएगा, तो ये दंत से हो जाएगा, यानी इसका उच्चारण जो है ना का उच्चारण दंत से होता है। ऐसे कोई भी वर्ड उसमें पूछेगा तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी अगर सेट कर ले तो ज्यादा ठीक है, कंता मुद, है ना, इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा और आसानी से हो जाएगा। ऊपर लिख देते हैं कचट तक, है ना, का चा टा ता पा, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, तो इसमें आपको कई चीजें याद हो जाएंगी, कंठ, तालब, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ऊपर कचट तक सेट कर दीजिए। फिर आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें आप निकाल सकते हैं इसका, है ना। तो ये थे वर्णमाला से संबंधित अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम चर्चा करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।